पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधान, जिसे आमतौर पर पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम के रूप में जाना जाता है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को सक्षम बनाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कानून है। जनजातीय समुदायों को अपने स्थानीय शासन पर अधिक नियंत्रण रखने में सक्षम बनाकर यह भारत में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के साथ साथ जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने के दोहरे के उद्देश्यों को पूरा करता है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि पेशा अधिनियम का क्या अर्थ है, क्यों आवश्यकता है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व है और अन्य संबंधित पहलुओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पेशा अधिनियम 1996 क्या है? पेशा अधिनियम 1996 का तात्पर्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधानों से है। यह संसद द्वारा पारित एक कानून है जो संविधान के भाग 9 के पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को थोड़े संशोधित रूप में 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र क्या है? 5वीं अनुसूची भारत में 10 राज्यों के अंतर्गत स्पेसिफाइड क्षेत्र है जिनमें महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी है। इन क्षेत्रों के साथ देश के अन्य क्षेत्रों से अलग व्यवहार किया जाता है क्योंकि इनमें आदिवासी रहते हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तथा उनकी स्थिति में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। संविधान के इन क्षेत्रों के लिए एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की परिकल्पना की गई है तथा राज्य में संचालित संपूर्ण सामान्य प्रशासनिक तंत्र इन क्षेत्रों तक विस्तारित नहीं है। पेशा अधिनियम 1996 की आवश्यकता। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार पंचायतों से संबंधित भारतीय संविधान के भाग 9 के प्रावधान 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। हालांकि इसमें यह प्रावधान है कि संसद इन प्रावधानों को इन क्षेत्रों तक विस्तारित कर सकती है बशर्ते कि वह स्पेसिफाइड अपवादों और संशोधनों के अधीन हो। इसी प्रावधान के तहत संसद ने पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 पारित किया, जिसे लोकप्रिय रूप से पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। यह कानून संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है, लेकिन इन क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ इस प्रकार संक्षेप में पेशा अधिनियम पंचायतों के लिए संवैधानिक प्रावधानों और 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों को दिए गए विशेष दर्जाओं के बीच की खाई को पाटता है। इन क्षेत्रों में पंचायती राज ढांचे का विस्तार करता है, साथ ही ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय आबादी के पारंपरिक अधिकारों और शासन संरचनाओं में समायोजित करता है। पेशा अधिनियम 1996 के उद्देश्य। 1996 के पेशा अधिनियम के उद्देश्य इस प्रकार है। भारतीय संविधान के भाग 9 के पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को कुछ संशोधन के साथ अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करना, जनजातीय आबादी के बड़े हिस्से को स्वशासन प्रदान करना, सहभागी लोकतंत्र के साथ ग्राम शासन स्थापित करना तथा ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना, पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना, जनजातीय समुदाय की परंपराओं और रीति रिवाजों की रक्षा और संरक्षण करना, जनजातीय आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्ट शक्तियों के साथ उचित स्तर पर पंचायतों को सशक्त बनाना, उच्च स्तर पर पंचायतों को निचले स्तर पर ग्राम सभा की शक्तियों और अधिकारों को ग्रहण करने से रोकना। पेशा अधिनियम 1996 की प्रयोज्यता। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 पेशा अधिनियम के प्रावधान 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू है। अब तक 10 राज्यों को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में नामित किया गया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। इन 10 राज्यों में से प्रत्येक ने पेशा अधिनियम के प्रावधानों और उद्देश्यों के अनुरूप अपने अपने पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन करके आवश्यक अनुपालन कानून बनाए हैं। पेशा अधिनियम 1996 की विशेषताएं। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों पर राज्य कानून, प्रथागत कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं तथा सामुदायिक संशोधनों के पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप होगा। एक गांव में सामान्यता एक बस्ती या बस्तियों का समूह या एक पुरवा या पुरवों का समूह शामिल होगा जिसमें एक समुदाय शामिल होगा और जो परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार अपने कार्यों का प्रबंधन करेगा। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें वे लोग शामिल होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत की मतदाता सूची में शामिल है। प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रीति रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संशोधनों और विवाद समाधान के प्रथागत तरीके की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सक्षम होगी। प्रत्येक ग्राम सभा में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा कार्य के लिए उठाए जाने से पहले अनुमति करना तथा गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान के लिए जिम्मेदार होना। ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत को उपरोक्त योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए धन के उपयोग का प्रमाणन ग्राम सभा से प्राप्त करना आवश्यक होगा।
प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण उन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा जिनके लिए संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आरक्षण दिया जाना अपेक्षित है। हालांकि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कुल सीटों की संख्या के आधे से कम नहीं होगा। इसके अलावा सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगी। राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों को मनोनीत कर सकेगी जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत या जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। हालांकि ऐसा नामांकन उस पंचायत में निर्वाचित होने वाले कुल सदस्यों के 10वें भाग से अधिक नहीं होगा। विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने से पहले तथा अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास से पहले ग्राम सभा या उपयुक्त स्तर पर पंचायतों से परामर्श किया जाएगा। हालांकि अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और कार्य का समन्वय राज्य स्तर पर किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन का कार्य उचित स्तर पर पंचायतों को सौंपा जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने के लिए ग्राम सभा या उचित स्तर पर पंचायतों की सिफारिश अनिवार्य होगी। नीलामी द्वारा गौण खनिजों की दोहन हेतु रियायत प्रदान करने के लिए ग्राम सभा या उपयुक्त स्तर पर पंचायतों की पूर्व सिफारिश अनिवार्य होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियों और अधिकार प्रदान करते समय जो उन्हें स्वयं शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगा कि उपयुक्त स्तर पर पंचायतों और ग्राम सभा को विशेषताओं रूप में निम्नलिखित शक्तियों और अधिकार प्रदान किए जाएं। किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने या उसे विनियमित या प्रतिबंध करने की शक्ति। लघु वन उपज का स्वामित्व। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने और अनुसूचित जनजाति की किसी भी गैरकानूनी रूप से हस्तांतरित भूमि को बहाल करने के लिए उचित कार्रवाई करने की शक्ति। गांव के बाजारों और प्रबंधन करने की शक्ति। अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण रखने की शक्ति। सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और पद अधिकारियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति। स्थानीय योजनाओं और जनजातीय उप योजनाओं सहित ऐसी योजनाओं के लिए संसाधनों और नियंत्रित करने की शक्ति। राज्य विधान में यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय शामिल किए जाएंगे कि उच्च स्तर पर पंचायतें निचले स्तर पर किसी पंचायत या ग्राम सभा की शक्तियों और अधिकारों को ग्रहण न कर ले। राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करते समय संविधान के 6ठी अनुसूची के पैटर्न का अनुसरण करने का प्रयास करेगा। किसी कानून अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों से संबंधित के कोई प्रावधान जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत है, इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने की तारीख से 1 वर्ष की सहमति पर लागू नहीं रहेंगे। हालांकि ऐसी तिथि से तुरंत पहले सभी पंचायतें अपनी कार्यकाल की समाप्ति तक बनी रहेगी जब तक कि उन्हें राज्य विधानमंडल द्वारा पहले से ही भंग न कर दिया जाए। पेशा अधिनियम 1996 का महत्व। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 पेशा अधिनियम के प्रावधान कई कारणों से महत्वपूर्ण है। जनजातीय समुदायों का सशक्तिकरण। पेशा अधिनियम जनजातीय समुदायों को स्वशासन में अधिक भूमिका और अधिकार प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है। जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण। पेशा अधिनियम जनजातीय समुदायों की विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को स्वीकार करता है और उनकी रक्षा करने का प्रयास करता है। प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण। पेशा अधिनियम आदिवासी समुदायों को उनके क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल और जंगलों के प्रबंधन और उपयोग पर नियंत्रण प्रदान करता है। इससे उनकी आजीविका की सुरक्षा और बाहरी संस्थाओं द्वारा शोषण को रोकने में मदद मिलती है। भूमि अधिकार और हस्तांतरण की रोकथाम। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के किसी भी हस्तांतरण को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता को अनिवार्य बनाकर पेशा अधिनियम जनजातीय भूमि के हस्तांतरण के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। समावेशी और सहभागी शासन। विशिष्ट संशोधनों के साथ पंचायती राज संस्थाओं को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करके पेशा अधिनियम समावेशी और सहभागी शासन को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि विकास योजनाएं और परियोजनाएं आदिवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ बनाई और कार्यान्वित की जाए। विकेंद्रीकृत निर्णय निर्माण। पेशा अधिनियम ग्राम सभा और पंचायतों को निर्णय निर्माण का विकेंद्रीकरण करता है जिससे अधिक स्थानीयकृत और प्रासंगिक शासन संभव होता है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय आदिवासी आबादी की जरूरतों और प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। पारंपरिक संस्थाओं की कानूनी मान्यता। पेशा अधिनियम पारंपरिक आदिवासी संस्थाओं और प्रथागत कानूनों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। पारंपरिक शासन प्रणालियों का वैधानिक पंचायती राज संस्थाओं के साथ एकीकरण समुदाय के भीतर सामाजिक सद्भाव और प्रभावी संघर्ष समाधान को बनाए रखने में मदद करता है। ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करना।
पेफा अधिनियम आदिवासी समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करता है, जिसमें हाशिए पर रहना, शोषण और प्रतिनिधित्व की कमी शामिल है। शासन और विकास प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके पेशा का उद्देश्य इन पिछले अन्यायों को सुधारना है। सतत विकास। स्थानीय समुदायों को प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण देकर पेफा अधिनियम सतत विकास को बढ़ावा देता है। आदिवासी जो सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते आए हैं, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से संसाधनों का प्रबंधन कर सकते हैं। आदिवासियों के लिए लाभ सुनिश्चित करना। पेफा अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि ग्राम सभाएं विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान करने या सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं कि लाभ इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचे तथा भ्रष्टाचार और गलत आवंटन के मुद्दों का समाधान करें। पेशा अधिनियम 1996 से संबंधित मुद्दे। पेशा अधिनियम के वर्तमान स्वरूप में कई मुद्दे हैं जो अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा डालते हैं। पेशा अधिनियम से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं। परस्पर विरोधी कानून। पेशा कभी कभी वन अधिकार अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जैसे अन्य कानूनों के साथ टकराव पैदा कर सकता है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है और इसके कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है। ओवरलैपिंग अधिकार क्षेत्र। दो अलग अलग मंत्रालयों, पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय की पेशा के कार्यान्वयन में ओवरलैपिंग भूमिकाएं हैं। इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। अस्पष्ट और अस्पष्ट परिभाषा। लघु जल निकाय, लघु खनिज, मैनुअल स्कैवेजिंग आदि जैसे शब्दों को या तो अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है या अस्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इससे अलग अलग व्याख्याएं होती है, जिसके परिणाम स्वरूप खामियों का फायदा उठाया जा सकता है। अप्रभावी दंड। अधिनियम के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड अक्सर अपराधियों को रोकने के लिए अपर्याप्त माने जाते हैं। अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के लिए कम सजा दर इस कमजोरी को उजागर करती है। सीमित कवरेज। यह अधिनियम केवल अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है, जो कि महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के बाहर के जनजातीय समुदायों को पेशा का लाभ नहीं मिलता है। पेशा अधिनियम के कार्यान्वयन में चुनौतियां। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 पेशा अधिनियम के प्रावधानों को इसके कार्यान्वयन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार है। अपनाने में खामियां। राज्यों द्वारा पेशा अधिनियम को अक्षरशः और भावना से अपनाने में कई खामियां हैं। उदाहरण के लिए कुछ प्रमुख जनजातीय राज्यों ने अभी तक पेशा नियम नहीं बनाए हैं। अधिकांश राज्य विधानों ने पेशा अधिनियम के पूछताछ मूलभूत सिद्धांतों को छोड़ दिया है। उदाहरण के लिए अधिकांश राज्य कानूनों ने अपने अधिनियमों और नियमों को बनाते समय आदिवासियों के प्रथागत कानूनों को नजरअंदाज कर दिया है। अधिनियम को दरकिनार करना। राज्य के अधिकारी कानून को दरकिनार करने के लिए अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए भूमि का अधिग्रहण अन्य अधिनियमों के तहत होता है, जो पेशा के पीछे की भावना का उल्लंघन करता है। अपर्याप्त कार्यान्वयन। सरकारी अधिकारी जो अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, अक्सर अधिनियम के प्रावधानों के साथ साथ आदिवासी संस्कृति की समझ की कमी रखते हैं। इससे अपर्याप्त या अनुचित कार्यान्वयन होता है। परस्पर विरोधी कानून और नीतियां। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राज्य के कानून और नीतियां पेशा के प्रावधानों से टकराती हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है और प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा आती है। यह भूमि और संसाधन प्रबंधन में विशेष रूप से अस्पष्ट है, जहां भूमि अधिग्रहण और संसाधन निष्कर्षण पर राज्य की नीतियां अक्सर पेशा के तहत आदिवासी समुदायों को दिए गए अधिकारों से टकराती है। जागरूकता का अभाव। कई आदिवासी समुदाय पेशा अधिनियम के तहत अपने अधिकारों और शक्तियों के बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं है, जिससे इसके प्रावधानों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की उनकी क्षमता में बाधा आ रही है। सामाजिक आर्थिक चुनौतियां। गरीबी, निरक्षरता और खराब बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, संचार और जनजातीय समुदायों की बुनियादी सेवाओं की कमी के कारण से वे पेशा अधिनियम की प्रक्रियाओं और लाभों से पूरी तरीके से जुड़ने में सक्षम नहीं है। विकेंद्रीकरण का विरोध। स्थानीय सत्ता संरचनाओं और निहित स्वार्थों से प्रतिरोध होता है, जो ग्राम सभाओं को नियंत्रण सौंपने के लिए अनिच्छुक होते हैं, जिससे उनका अधिकार और प्रभावशीलता कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक हस्तक्षेप ग्राम सभाओं के कामकाज में बाधा डाल सकता है, जिससे उनकी स्वतंत्रता और निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अपर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र। पेशा के कार्यान्वयन से संबंधित विवादों और शिकायतों को हल करने के लिए प्रभावी तंत्रों का अक्सर अभाव रहता है, जिससे समुदायों को अपनी चिंताओं के समाधान के लिए उचित उपाय नहीं मिल पाते हैं। पर्यावरण और विकास दबाव।
खनन और औद्योगिक गतिविधियों जैसी बड़े पैमाने की विकास परियोजनाएं अक्सर आदिवासी भूमि और संसाधनों पर अतिक्रमण करती है, जिससे विस्थापन और पर्यावरण क्षरण होता है। कभी कभी ऐसी परियोजनाओं के पक्ष में ग्राम सभा के निर्णयों को दरकिनार कर दिया जाता है। पेशा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाए गए उपाय। पेशा अधिनियम 1996 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। सभी जनजातीय राज्यों को जल्द से जल्द पेशा नियम बनाना चाहिए तथा उन्हें अक्षरशः लागू करना चाहिए। संघर्षों से बचने और जनजातीय अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पूर्ण स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 आदि के प्रावधानों को पेशा अधिनियम के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। पेशा कानून के कार्यान्वयन के संबंध में पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। इससे टकराव और भ्रम से बचने में मदद मिलेगी। जनजातीय समुदायों की क्षमता निर्माण के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पहल के माध्यम से अधिक सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। प्रभावी प्रणालियां और कानूनी सहायता उपलब्ध कराकर शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। निष्कर्ष, पेशा अधिनियम में आदिवासी क्षेत्रों में खत्म हो रही स्वशासन व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की क्षमता है। हालांकि अधिनियम की सफलता इसके प्रभावी कार्यान्वयन, मजबूत निगरानी और सरकार और समाज दोनों की प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके और समग्र दृष्टिकोण अपनाकर भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि पेशा अधिनियम आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन को बचाने के अपने वादे को पूरा करे।